वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। तरक कांगा कंसाबानिक 3804 बोल कंसा, पता नहीं क्या है। कमेंट है, आचार्य प्रशांत दिल 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 बहुत गनी, गनी नहीं भाई, ज्ञानी, गनी नहीं ज्ञानी आदमी है दिल उसका बड़ा। मैं तुई कुछ नहीं बोल, तेरा औकात क्या है उसके बारे में। ओके, हो सकता है तुम शायद कोलकाता के। ओके, देखो ये बोल रहे हैं कि भाई आचार्य प्रसाद बहुत ज्ञानी आदमी है, उसके बारे में तू कुछ मत बोल, तेरी औकात क्या है, ऐसा बोला है इन्होंने। अब देखो ये है इंडिया की रैशनैलिटी का लेवल। मतलब कोई ज्ञानी आदमी है तो वो कभी गलती नहीं कर सकता, ये मानते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे निचला जो लेवल होता है ना, वो ये है। कोई भी ज्ञानी भी कितना हो, कोई कितना अच्छा भी हो, बहुत सारे लोग अच्छी इमेज भी दिखाते हैं, है ना। कोई ज्ञानी भी हो, कोई अच्छा भी हो, तुमको क्रिटिकल रहना है, तुमको उसका गुणगान नहीं गाना है। तुमको ये नहीं बोलना है कि भाई कोई ज्ञानी है तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कितना भी ज्ञानी हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जब सच्चाई सामने आती है तब वो गलत होता है। एक 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 पॉसिबिलिटी को हमेशा दिमाग में रखना कि 99 तक कोई सही हो जाए तो भी तुम 100वें परसेंटेज जब उसका चल रहा हो तो ये मत बोलना कि उसने 99 बोला है तो वो 100वां भी सही बोलेगा, जरूरी नहीं है। यही यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है। यही समझना होता है इस दुनिया को कि तुम कितने हद तक सही हो सकते हो। एकदम भगवान लेवल का तुम सही हो गए तो भी कभी ना कभी तुम गलत हो सकते हो, ये बात याद रखना। किसी पे भी ऐसे ही भरोसा मत करना, अथॉरिटी बायस मत हो जाना कि वो इसके 60 मिलियन फॉलोअर हैं तो वो हमेशा ही सही बोलेगा। लोग इतना, मतलब वो इतना रैशनल बोलता है या सही बातें बोलता है तो वो हमेशा ही सही होगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा रखना, ये बहुत बुरे फंस जाओगे तुम। यहाँ पे इस लड़की ने, लड़की है शायद ये, इस लड़की ने यही गलत करी है जो फोटो से तो ऐसी लग रहा है। फिर एक और इन्होंने कमेंट किया, बुल बोला अपना, जब सही कर्म करोगे फल की चिंता नहीं होगा। अच्छा, ये कोलकाता से ही है बुल बोला अपना जब मतलब पता नहीं, इसका मतलब नहीं समझ में आया। फल की चिंता करोगे तो मैं थक भी गया हूँ शायद, थोड़ा सा कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। कॉफ़ी पीऊँगा तो इसको कैसे रखूँगा, एक सेकंड रुकना यार, मैं थोड़ी कॉफ़ी पी लूँ। मैंने अभी बैक टू बैक वीडियो शूट करी है तो थक गया हूँ थोड़ा सा शायद। कॉफ़ी पीता हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा लग रहा है। गले के कॉर्ड्स भी थोड़े से, मैं क्योंकि मेरी वॉइस बहुत हैवी है तो गले के कॉर्ड्स भी थोड़े से वो हो जाते हैं। अभी 30 मिनट का एक वीडियो बनाया था तो रेस्ट, बिना रेस्ट के सेकंड वीडियो शुरू कर दिया मैंने। गले को रेस्ट चाहिए होता है, नमता चाहिए होती है, मॉइस्चराइज़र। तो इसीलिए कुछ ना कुछ लिक्विड या ये सब पीना पड़ता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। उससे पहले एक कॉल लिया था मैंने, कॉल में भी मतलब 60 मिनट 50 मिनट का कॉल था वो। उसमें भी काफ़ी देर तक, मतलब मेरी वॉइस ही इतनी हैवी है कि थक जाता है जल्दी। Sam.Mirza7192 बोल रहे हैं, ये वीडियो डिलीट कर दे नहीं तो दुनिया से डिलीट हो जाएगा। ये तो देखो धमकी दे रहे हैं भाई, ये धमकी दे रहे हैं, ये वीडियो डिलीट कर दे नहीं तो दुनिया से डिलीट हो जाएगा। Sam.Mirza7192 दोबारा से बोल रहे हैं, कबीर साहब के बारे में क्या बोल रहा है साले घटिया आदमी कबीर साहब, अरे भैया ये ना पुराने जमाने में ही रहेंगे। भैया पुराने में जो महान थे उनकी महानता को छोड़ दो ना, तुम कम महान हो गया उससे, मेरे को बता दो फिर। अगर चलो उसने महान बात बोली तो तुम बता दो कि क्या महान बोल दिया उसने, हैं। और तुम जितना नाम लोगे मैं तो उतना ही लूंगा। और बोलो, तूने बोला ना अभी कबीर का, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बोला था, अब मैंने और बोल दिया, ले कबीर को भी लपेटे में लेता हूँ, आ जाओ। तुम मेरे को एक बात बता दो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बढ़ने के बाद आज कॉमन सेंस में तुम्हें ऐसी कौन सी बात लगती है जो कबीर ने बोली हो और आज हम उसे नहीं मानते नॉर्मल वे में, या फिर
ये छोड़ दो, कबीर का किसी ने नाम ना सुना हो, विदेश में तुम जाओ, तो कबीर ने ऐसी क्या बात बोली कि वो बंदा उससे अलग बोलेगा? बता दो मुझे, बता दो मुझे। चलो उस बंदे को छोड़ो, तुम बता दो कि तुम अलग क्या सोचते थे उससे पहले। मान लो उसने बोला कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, तो तुम क्या उससे पहले ये सोचते थे कि सबका बुरा हो जाए, सबका बुरा हो जाए, हैं, सबका धंधा डूब जाए, सब बर्बाद हो जाए और मैं ही बस राजा बन जाऊं? क्या तुम ऐसा सोचते थे? नहीं, तुम भी कबीर से ऊपर हो। तुम कबीर से कम मत समझो अपने आप को। कबीर ने कोई महान बात बोल दी तो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? इस दुनिया में किसी भी आइडियोलॉजी से अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि अगर तुम्हें उसकी बात समझ में आई है तो इसका मतलब तुम भी वही विचार वाले व्यक्ति थे। तुम समझे हो? अगर तुम्हें लॉजिकल मलिक की बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि भले ही तुम एक्शन लोगे लॉजिकल मलिक को देख के, लेकिन तुम्हारे भी विचार उतने ही शुद्ध हैं। शुद्धता का वाइब्रेशन लेवल जो है वो उतना ही है, जब भी तो रिसीव कर पाए तुम उस बात को। वरना सारे लोग क्या रिसीव कर पाते हैं लॉजिकल मलिक की बात को? नहीं। जिसके ऑलरेडी विचार अच्छे होते हैं वो ही मेरी बातों को दोबारा से सुनता है, तो उसको लगता है कि हाँ ये वैलिडेट कर रहा है। इट्स अबाउट वैलिडेशन, कि जब तुम्हारी सेम विचार होंगे तब तुम्हें सेम वीडियो सुनने पे अच्छा लगता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम ये बात समझ गए ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोई महान नहीं है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ बात महान नहीं है। एक्चुअली तुम भी ऑलरेडी वही बात सोचते थे, इसीलिए तुमको लॉजिकल मलिक की बात अच्छी लग रही है। अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो तुमको नहीं लगती, जैसे कि इन लोगों को नहीं लगती। ये मेरे को गाली दे रहा है, साले चुप हो जा, ऐसे बोल रहा है। डिलीट हो जाएगा, दुनिया से डिलीट हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है। तुम समझ रहे हो? तो जिसके विचार मैच होते हैं होता है, वो ही अच्छा लगता है हमें। तो तुम ये मत सोचो कि तुम उससे कम हो गए, तुम सेम वाइब्रेशन पे हो। ये छोटी सी बात अगर तुम समझ गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तुमको बहुत मेस्मराइज होने से रोकेगी। फ्यूचर में किसी से भी मेस्मराइज नहीं होगे तुम, इवन लॉजिकल मलिक से भी, किसी से भी मेस्मराइज मत होना। जिसके भी विचार तुमको कनेक्ट किए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भी वही विचार थे। वो अलग बात है कि उसने जीवन में पहले एक्सपीरियंस कर लिया, तो उसके पास एग्जाम्पल्स हैं, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके पास एक्सप्रेस करने की वो क्षमता है, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया। तुमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया था तो तुमने सुन लिया। तो तुम समझ रहे हो? देखो, एक बंदा पैदा हुआ 90 के दशक में, एक बंदा पैदा हुआ 2000 के बाद। अब 90 वाले ने अगर वो कोई बातें जल्दी सीख ली या वो हो गई, तो इसमें कोई महानता थोड़ी हो गई, क्योंकि वो तो पहले पैदा हुआ ना, उसको एक्सपीरियंस हो गए वो सारे, उसके सामने वो सिचुएशंस आ गई, तो उसको उसके पास उसकी भाषा में भी वही वाला ज्ञान आ गया, उसके उदाहरण भी उसके पास हैं, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, तो उसने वो बातें बोलने लग गया। अब एक बंदा जो 2000 में पैदा हुआ वो इससे मैस्मराइज हो जाए, ये तो गलत है ना। मैस्मराइज मत हो, हाँ ये बोलो कि मेरे को इससे सीखने को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहले पैदा हुआ। कॉन्सेप्ट समझ पाए तो मेरा, मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो पहले पैदा होगा, जिसको एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उसको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो जाएगा। इससे महान नहीं हो जाता है वो बाबा। महानता में फर्क होता है। महान में मत गिनो, महान कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है महान। भाई वो पहले पैदा हो गया, उसको एक्सपीरियंसेस पहले हो गए, तो उसने समझ लिया, उसने बोल दिया यूट्यूब पे, मैंने बोल दिए। मेरे से मेस्मराइज मत हो तुम। तुमको भी एक्सपीरियंस होते तो तुम भी पकड़ लेते वो चीज़ें। कोई महान बात नहीं है। अब तुम्हारा लीचड़ वाले मोहल्ले में पैदा हुए, वैसे मैं भी हुआ था लीचड़ मोहल्ले में, तो वहाँ पे नहीं मिलते हैं ऐसे लोग, इसीलिए तुम मेरे वाले को देख के मेस्मराइज हो रहे हो। क्योंकि जब तुम यूट्यूब देख रहे हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, तुम सबका कंटेंट देखते हो, तो उसमें से मैं कनेक्ट हो गया तुमको, लेकिन इससे मैं महान नहीं हो गया। समझ लेना ये बात। फिर इनका एक और कमेंट आया है, भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अज्ञानी हो। आचार्य जी की बात समझने के लिए विवेक पैदा करना होगा, जो तुम्हारे पास नहीं है। आप गलत हो, यहाँ की गीता को बेच रहे। ये सब तुम्हें पता ही क्या है? क्लाइमेट चेंज के बारे में होश है कुछ तुम्हें? मैं यही बात बोल रहा हूँ। देखो, हमने ये बात नहीं करी कि मेरे को क्लाइमेट चेंज के बारे में होश है या नहीं, या फिर वो गीता को बेच। मैं अगेन दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि तुमको क्या समझ में आया वो तुम कमेंट करो। मेस्मराइज मत हो आचार्य प्रशांत से, ओशो से, कबीर से, किसी से भी, लॉजिकल मलिक से भी, किसी से भी। भाई तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम समझो उस बात को। अब तुम उसका झुंझुना पकड़ के घूमते रहो, उसकी पूंछ पे लटके रहो। हो, आचार्य जी ने क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छा बोला है, हम इनके जीवन भर शिष्य बन के रहेंगे। अब हमारी कोई सत्ता नहीं है, हम तो बस शिष्य बनने के लिए ही पैदा हुए थे, ऑडियंस है हम तो, बस ऑडियंस बन के रहेंगे जिंदगी भर।
क्या बनोगे फिर? तुम्हारी खुद की कभी सोच नहीं होगी, खुद के कुछ वो नहीं होगी, ऑडियंस बन के रहोगे पूरी ज़िंदगी भर, लोगों का कंटेंट देखोगे, कभी खुद का नहीं बना पाओगे, रहोगे वही लीचड़। और मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, सैम डॉट मिर्ज़ा 7192, कि तू देख कि तू क्या काम करता है, क्या अभी तेरी सत्ता है, क्या तू जैसा जीवन जीना चाहता था क्या तू उसमें स्थापित हो चुका है? अगर हो चुका होता गीता के माध्यम से तो तू मेरे को वो चीज़ बताता, क्योंकि मैंने पूछी ही वही चीज़ है कि क्या इंप्लीमेंट करा, कैसे तुमने अपने गोल को अचीव कर लिया। तू मेरे को गाली नहीं देता कि मैं तुझे डिलीट कर दूंगा, वो कुछ मत बोल कबीर साहब के बारे में या फिर आचार्य के बारे में। और मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने तो गाली भी नहीं दी कोई। क्रिटिकल एनालिसिस करने का, पब्लिक फिगर का क्रिटिकल एनालिसिस करने का पूरा हक है, संविधान देता है यह हक। लेकिन तू तो मेरे को धमकी दे रहा है। तू सोच ले कि तूने कितनी गीता पढ़ लिया, तूने कितना कबीर को सुन लिया या कितना आचार्य को सुन लिया। मेरे को सीधी सीधी भाई धमकी दी है तूने ये वाले कमेंट में, ये वीडियो डिलीट कर दे नहीं तो दुनिया से डिलीट हो जाएगा। ये सीखा है तूने कबीर को सुन के, आचार्य को सुन के। आचार्य ये सिखाते हैं तुम्हें कि भाई मेरा कोई क्रिटिकल एनालिसिस कर दे तो उसे जान से मार देना। डिलीट का मतलब समझते हो ना? डिलीट का मतलब वही होता है। फ्यूचर में मैं डिलीट शब्द यूज़ करूँ ना तो समझ लेना क्या होता है इसका मतलब। समझ रहे हो? धमकी दे रहा है ऑनलाइन पे, पब्लिक कमेंट करके, फ़ोटो के साथ। फ़ोटो है, थोड़ा है, देखते हैं इसकी इसका कोई यूट्यूब चैनल है कि नहीं। 17 सब्सक्राइबर हैं इसके। ये है भाई, ये है इनका वो लेवल, देख लो। ये पढ़ते हैं गीता, ये पढ़ते हैं कबीर, कि अगर कोई क्रिटिकल एनालिसिस करे तो उसे जान से मार देना, गाली देना उसे, साले ऐसे करके बात करना। क्या लिखा है? घटिया आदमी साले। ओए भैया, गलती तुम्हारी हो गई कि तुम गलत बंदे से बैठ रहे हो। यहाँ पे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये ये बंदा ही अलग है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बोलो कोई छोटा मोटा यूट्यूबर होगा या फिर कोई बेचारा थोड़े कम कन्विक्शन के साथ बोल रहा होगा या डरपोक होगा, उसको जाके डराओ, यहाँ मत आओ। फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जिन कबीर और इन सब की बातें तुम कर रहे हो ना, 2017 में पढ़ के बैठा हूँ मैं। हमें डर नहीं लगता है क्योंकि उनकी असली बातों को हमने समझा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेस्मराइज हो रहे हो। मेस्मराइज होने में और सच में समझने में फ़र्क होता है। कबीर जी पता है कैसे थे वो? पूरा समाज, ब्राह्मण जाति जो थी या वो से, पूरे सब के खिलाफ हो खड़े होके अकेले बोला करते थे उस वक्त वो। ये था उनका निडरता का लेवल। तुम जानते हो क्या कुछ भी उनके बारे में? हाँ, बल्कि कबीर तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वीडियोस जो मेरे सामने आए ना, तुलसीदास कबीर ये सब आए थे, उस दौरान मेरी आध्यात्मिकता की शुरुआत हो रही थी, स्टार्टिंग थी। यूपीएससी की मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें कुछ वीडियोस आ गए थे। दूरदर्शन ने भी कुछ एक उनके ऊपर पूरे सबके ऊपर वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छी। अच्छा हुआ था उस वक्त, अच्छा लगता था मतलब मेरे को। अगर जो अभी भी कोई आध्यात्मिकता की शुरुआत करेगा तो वो कंटेंट देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उनको भी अच्छा लग सकता है। पर मेरा वो लेवल नहीं है अभी कि मैं उनके आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठूं, क्योंकि उन चीज़ों को मैंने समाहित कर लिया है अपने जीवन में। अब मेरे को ज़रूरत नहीं है उनकी। गुरु की ज़रूरत एक टाइम के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ तुमने ग्रो नहीं किया है। अगर गुरु की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई और तुमने उसका नाम लेना बंद नहीं किया और अपना ही कुछ शुरू नहीं किया, अपनी लाइफ को शुरू नहीं किया, इसका मतलब तुम अभी भी बस मेस्मराइज्ड हो और काम कर रहे हो वही घटिया वाला, रह रहे हो वही सोसाइटी के साथ। बस किताब पढ़ ली तो तुम उसकी महानता दिखा रहे हो। अब बस मैंने देखो पढ़ लिया और ये महान है, ऐसे मत बोलियो महान है, क्योंकि उसने अपनी सत्ता भी तो उसी के पीछे, जैसे मान लो कोई किसी के पीछे छुपा हुआ है, ये मोबाइल इसके पीछे, ये बड़ी सत्ता है ना, इसके पीछे ये मोबाइल छुपा हुआ है ऐसे करके। अब जब कोई भी इसको बोलेगा तो इसको तो डर लगेगा ही, क्योंकि ये तो इसी के पीछे छुपा हुआ है। तुम समझ रहे हो? जैसे ये हट जाएगा तो ये तो नंगा हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्यों डर लगता है इन्हें? जैसे मैं किसी के पीछे नहीं छुपा हुआ, मैंने जिनसे भी सीखा है वो लोग कल को मर जाएं, वैसे तो मर ही चुके हैं वो लोग। मैंने जिन भी लोगों से सीखा है उनको कोई ना माने कल को, कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। उन चीज़ों को मैं समाहित कर चुका हूँ, इस ब्रेन में वो चीज़ें भर चुकी हैं अब। उनको कोई गाली दे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद गाली देता हूँ बल्कि। क्योंकि मैं सीख चुका हूं उनसे जो सीखना था मुझे। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि उनकी बातों को सीखो, समाहित कर लो, तुम खुद कबीर बन जाओ।
तुम खुद आचार्य प्रशांत बन जाओ। और सिर्फ वही क्यों बनो, तुम उससे बड़े बनो ना। जो भी तुम्हारा नाम है सैम, तुम सैम बनो, सैम बनो, 2025 के सैम बनो तुम, उनसे भी बड़े। पर तुम डरोगे क्योंकि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है, तो वो तुम करोगे नहीं, बस पीछे छुपोगे ऐसे करके। ये है आचार्य प्रशांत, ये है सैम, ऐसे करके पीछे छुप जाऊंगा। क्या करता हूँ? क्या करता हूँ मैं भी बेंच। भैया चलो और कुछ कमेंट करते हैं। सैम भाई का बहुत बजा दिया हमने। मोहित रावत बोल रहे हैं, भाई तुमने अपने आप को एक ऐसा पत्थर बना लिया है जिसको कोई हिला नहीं सकता। सबके बस की बात नहीं है इतना सब झेलना। मतलब मैं इसको थोड़ा, हाँ वैसे सही बोलूँगा कि मैंने अपने आप को इतना पत्थर बना लिया कि मेरे को इमोशंस हिला नहीं सकते। इमोशंस से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ अभी। ठीक है, तो मेरे को कोई भी इमोशन जो है वो करता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लाइफ को ना बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखता हूँ। वो तो मेरी बातों में भी महसूस करोगे बार 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 कि मैं बहुत प्रैक्टिकल रहता हूँ। और प्रैक्टिकल रहने से मेरी लाइफ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब अच्छी है, गुड इमोशंस में, हेल्दी इमोशन में। तो पत्थर बनाने, मतलब पत्थर बनाने ये नेगेटिव सेंस में भी जा सकता है, मैं पत्थर नहीं बोलूँगा, पर हाँ प्रैक्टिकल बना लिया है मैंने अपने आप को। ये बोले तुम सबकी सब बस की बात नहीं है ये सब झेलना। इन अ सेंस ये ट्रू भी है कि सबका हाई आईक्यू होता नहीं है, सबको वो परिस्थितियाँ वैसी शायद ना मिले, पर फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए बेटर के लिए। हो सकता है तुम्हारा हो सकता है बहुत सारे लोगों का है। जो मेरे को क्लाइंट कॉल करते हैं उनकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि मेरे जैसे ही हैं ये लोग, इनको बस गाइडेंस की ज़रूरत है। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में क्या प्लग इन किया है। तो मुझे ये बात पता चल रही है कि हाई आईक्यू के लोग हैं, और वो आएंगे भी भविष्य में और आएंगे। मैंने तो बोला है कि लॉजिकल मलिक प्रो मैक्स आएगा एक दिन, देख लेना। शायद वो मेरे से भी ज़्यादा रेबेल हो, या फिर वो मैं ही हूँ ट्रांसफॉर्म होके हो जाऊँ शायद। क्योंकि तुम मेरा पहला वीडियो देखोगे और आज वीडियो देखोगे तो फ़र्क नज़र आएगा तुम्हें बहुत। इसी तरह से कोई और व्यक्ति भी निकल के आएगा जो खुल के बोलेगा। पहाड़ में जाओ तुम, सामने से बोल रहा हूँ भाई, सामने से। घटिया हो तुम लोग, छोटी है तुम्हारी सोच, बात करते हो बड़ी बड़ी, एक दूसरे को खाते हो नोच। सॉरी सॉरी सॉरी। मस्ती के मूड में होता है, मैं उल्टी सीधी बात करता हूँ। चुप, आंसू मत, रुको रुको, आगे कमेंट पढ़ने दो। वेरेना एलिस बोल रही है, I was completely against non-vegetarianism, but after hearing your perspective, I changed. Although I don't eat non-veg even now, but at least now my blood don't boil seeing people having non-veg dishes. I am neutral now. Feels peaceful. Thanks. ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। ये तुम बहुत अच्छा ही समझे हो कि कम से कम जो ब्लड बॉयल हो जाता है ना, जो गुस्सा आता है एक टाइम के बाद। मैं तुम्हें बताऊं, एक टाइम अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक टाइम के जब मैंने आचार्य प्रशांत की, जब मैं बहुत मतलब 3-4 साल हो गए जब मैं आचार्य प्रशांत की वो सुनता था, तो मेरे को भी नॉनवेज से बहुत ज़्यादा वो होने लगी थी। पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि ये मेरे दिमाग की कंडीशनिंग हुई थी आचार्य प्रशांत को सुनने के बाद, वीगनिज्म के वो वीडियोज़ देखने के बाद मेरे दिमाग की कंडीशनिंग हुई थी ऐसी कि मेरे को सच में नॉनवेज नहीं अच्छा लग रहा था। मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि भाई वो जो कोई कटा है उसकी वो सब याद आने लगी थी, क्योंकि मेरे को दृश्य ऐसे दिखाए गए थे वीगनिज्म के वीडियोस में, या फिर जो आचार्य प्रशांत बोले थे। और वो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे वर्ड्स में कर देते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसे मैं भी कर देता हूँ। तो मेरे को वही होने लग गया था, लेकिन उससे मेरी हेल्थ डाउन हुई थी, सच बता रहा हूँ। और मेरे क्लाइंट्स ने भी कई बार, व्यूअर्स ने भी ये बात बोली है कि हम जो भी बात उनकी समझो उससे हमारा एक्चुअली में डाउन जा रहा था। अब मेरी बॉडी देखो दोबारा से रिकवर कर गई है अच्छी,
आवाज़ में वो तुम्हें दम दिखाई देगा। अभी अभी 4 अंडे खाए हैं मैंने बॉयल करके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि दिमाग की कंडीशनिंग होती है। तुम्हें कुछ भी अच्छा लग रहा है ना इस दुनिया में, या कुछ भी बेकार लग रहा है, एक बात याद रखना कि वो कंडीशनिंग हुई है, और वो कैसी भी हो सकती है। तुम कबीले में पले बड़े होगे या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे मांस खाना तुम्हें नॉर्मल लगेगा। अगर कोस्टल पे पले बड़े होगे तो मछली खाना, क्रैब खाना, जिंदा मछली भी खा जाना, इवन कहीं पे तो जिंदा मछली भी खाई जाती है इंडोनेशिया में, वो तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा। यहाँ पे कुछ भी सही गलत नहीं है। एवरीथिंग इज कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। जो भी तुम्हारे दिमाग को कंडीशन किया जा रहा है, जो भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है, वो उसको सही ठहराएगा, जस्टिफाई भी कर लेगा, और उससे तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी कभी भी। समझ रहे हो? फिर क्योंकि मैं मोमडन फैमिली में पला बड़ा था, तो मेरे लिए तो नॉर्मल था। लेकिन मेरे ही घर में बना हुआ जो मैं बचपन से खा रहा था, वो भी मेरे दिमाग की कंडीशनिंग हो गई वीडियो देख देख के। क्योंकि मेरे लिए आचार्य प्रशांत उस वक्त बड़े थे भाई, मैं तो उनकी वीडियो सुनता था और मेरे को बहुत लॉजिकल लगती थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। उसी में ये कॉन्सेप्ट भी जुड़ गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जुड़ने की वजह से मेरे मेरे एक्चुअल में हानि हुई, मेरा लॉस हुआ। और मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की कि कहाँ मैं गलत गया, कहाँ मैं सही गया, कहाँ पे मैंने सही चीज़ें सुन के एक्सेप्ट किया उन चीज़ों को, और कहाँ पे मैं रुक गया ना। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं खुद संस्था ज्वाइन करने का सोचता था। बाद में मुझे ये सारी संस्था के अंदर की स्टोरीज पता लगी, मैंने बोला भाई बच गए। और फिर भी देखो मेरे अंदर वो था कि मैं संस्था को ज्वाइन क्यों करूँ, मैं अपना ब्रांड बना लूँगा। भाई उनकी संस्था में तो बहुत सारी कमियां होंगी, मेरी कमियों को तो मैं रिकवर भी कर सकता हूँ, संस्था की कमियों को तुम रिकवर नहीं कर सकते। वो उसका मुखिया डिसाइड करेगा संस्था का, कि भाई वो कमियां हैं कि नहीं, वो कमियों के साथ, क्योंकि कमियों का कई बार फ़ायदा भी हो रहा होता है। कमियां ये कि अगर कोई संस्था में आता है, 3-3 महीने काम करता है, और फिर 3 महीने काम करेंगे बार बार, मतलब तुम सोचो कि आज तक कोई बड़ा निकला क्या किसी भी संस्था से? आचार्य प्रशांत की नहीं, किसी की भी बोल रहा हूँ, इतनी सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे भारत में। कोई भी बड़ा व्यक्ति निकला, कुछ मतलब हुआ उनका, कुछ हुआ, बस वो 3 महीने काम कर रहे हैं, 1 महीने काम कर रहे हैं, फिर निकल जा रहे हैं। क्यों? और निकल क्यों जा रहे हैं ये भी सोचो। अब ये बोल देंगे कि भाई मेहनत से काम नहीं कर रहे। अरे भैया, अगर उसके अंदर मेहनत करने का या तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस करने का नहीं होता, तो क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता फ्री में काम करने के लिए? फ्री या आधी सैलरी, जो भी तुम सैलरी देते हो, क्या वो आ जाता वहां तक? अपने परिवार छोड़ के वो कर रहा है, अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के लोग आते हैं। ये कोई छोटा इंसान कर सकता है क्या? है? लोग अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के तुम्हारी संस्था को ज्वाइन कर रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं काम, फिर वो निकल भी जा रहे हैं 1 महीने में, तो उसका रीजन वही, उसी को ठहराओगे तुम। भाई तुम्हारी संस्था में भी तो कोई कमियां होंगी, कि इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और टिक कोई नहीं पा रहा है, सब निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। हैं? अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है क्या? इतने सालों से संस्था है, इतने सारे लोग जुड़े होंगे उसके साथ, तुम गिनती भी नहीं कर सकते। और तुम समझो कि 3 महीने का भी एक बंदे का समय तुम ले रहे हो, अगर 3 महीने भी काम कराया, कुछ भी काम कराया हो, 3 महीने भी एक बंदे से काम कराया, तो सोच लो कितने रुपए का तुमने उससे काम करा लिया, और उसके बाद वो निकला संस्था से, कहीं पे भी नहीं है वो, जॉब भी छोड़ के आया था तुम्हारे पास, ना तुम उसको कुछ बना पाए। हैं? अगर हम इस आंकड़े को, अगर हम 1 लाख भी मान लें, 1 लाख मिनिमम बोल रहा हूँ वैसे, इतनी इतने लोग जुड़ना चाहते हैं ना, 60 मिलियन फॉलोइंग, समझते हो? 60 मिलियन की फॉलोइंग है उनकी इस वक्त। उनका जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पर 60 मिलियन के फॉलोअर्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी अभी प्रख्यात, फेमस है वो अभी, है ना। इतने सारे लोग जुड़ रहे होंगे, कोई टिक नहीं पा रहा है, सब लोग निकल जा रहे हैं। कोई 2 दिन में निकल जा रहा है, कोई हफ्ते में निकल जा रहा है, और कोई महीने में निकल जा रहा है। तो यहाँ पे तुम डेडिकेशन की बात नहीं बोल सकते, क्योंकि डेडिकेशन तो उसका तब दिख जाता है जब वो अपना घर परिवार छोड़ के, और अपना और मैं सिर्फ एक ही संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी संस्थाओं में तुम सोचो, कोई टिकता है क्या कभी? क्योंकि वहाँ पे वो होलसमनेस है ही नहीं, जो लाइफ को जीने के लिए जो चाहिए ना होलसमनेस, वो मेरे पास है। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें जो मैं जो लाइफस्टाइल बता रहा हूँ ना, उसमें होलसमनेस है। तुम अपना जियोगे, अपना पैसा कमाओगे, और सोसाइटी से दूर हट जाओगे, तो वैसे ही 99% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। सोसाइटी से ही दूर हट गए तो तुम्हारे आधे खर्चे, 90% खर्चे कम हो गए। समझ गए? तो वो तो होलसमनेस वाला करियर तो मैं तुमसे बेटर दे रहा हूँ, और उसमें तुम्हारी तुम्हारी जवाबदेही होगी, तुम ही खुद पर्सनैलिटी ग्रो करोगे ना, और तो ब्रांड भी तुम्हारा ही होगा। सोचो, मैंने जब ये सोचा कि भाई मैं अपना ब्रांड बनाता हूँ इससे अच्छा, तो मैंने अपना ब्रांड बनाया, और मैं एक बेटर लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, बहुत अच्छा जी रहा हूँ। उसकी संस्था के लोग मेरे स्टूडेंट हैं आज के डेट में, समझ लो।
ये होता है कॉन्फिडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग। मैं इतना मैस्मराइज उस पर्सनैलिटी से हुआ, मैं उसकी संस्था ज्वाइन करने के लिए, और मेरे लिए वो मतलब पूरे दिन वीडियो सुन रहा हूँ। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब तुम समझ लो क्रिटिकल थिंकिंग किसे बोलते हैं। कि वो गुरु जिसको तुम अपना भगवान मान के बैठे हो, जिससे तुम इतना कुछ सीखे हो, तुम्हारे दिमाग को पता है ये बात कि मैं इतना कुछ सीखा हूँ, ये बंदा गलत कैसे बोल सकता है, पर गलत होते हैं। क्या तुम 1 साल के बाद ये एक्सेप्ट करते हो, या 1 महीने के बाद, या कभी ना कभी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात। क्रिटिकल थिंकिंग रखो। कोई कितना, तभी तभी मैं ये बात बोलता हूँ कि 99 पे जाके भी कोई 100 वाल पे क्लीन बोल्ड हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम समझ गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये तुमने बहुत अच्छा बोला कि ये इम्प्लीमेंटेशन है कि भाई पहले तुम नॉन वेज वालों से एकदम घृणा करते थे, अब तुम एक्सेप्ट करते हो कि भाई जिसको जो खाना है वो खा सकता है। फिर इस पे कमेंट किया है सोनू यादव ने, रिप्लाई किया है, एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है नॉनवेज का, तुम्हारे एंसेस्टर नॉनवेज ही खाते थे जंगल में। फिर इस पे दोबारा रिप्लाई किया है वेरेना एलिस ने, तब तो इतना कंफर्ट्स भी नहीं थे ना, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, नॉन वेज नहीं खाते तो मर जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे ये वेरेना जो है वेजिटेरियन को सपोर्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पता है क्या, तुम गौर से देखोगे तो अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। मैं बताऊं कैसे, कि तुम्हें जो न्यूट्रिशन पूरा करना है वो तुम्हें लिमिटेड टाइम में करना है। तो ऐसा नहीं है कि तुम जो ऑप्शंस अवेलेबल है, पहली बात तो है ही नहीं। मैं तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकता नॉन वेज और वेज में। तो एक बात समझ लो, कोई भी कॉमन सेंस अगर तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन या बाकी जो चीज़ें चाहिए वो बहुत ईजिली कहाँ से मिलती है। वो नॉन वेज में मिलती है, ईजिली बोल बोल रहे हैं हम। और ईजिली हमें क्यों चाहिए मैं ये भी बताता हूँ। ईजिली हमें इसलिए चाहिए कि हमारे 2025 में आज हमारे को बहुत सारे टास्क हैं जो पूरे करने हैं एक 24 घंटे में। हमारे पास यही नहीं है कि हम सोयाबीन खाते रहेंगे या दाल खाते रहेंगे, या पेट को उस मूंगफली से या इन सब से पूरा भर लेंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये तो साइंस के ही खिलाफ हो जाएगा कि तुम इतना अमाउंट खा ही नहीं सकते। पहली बात, तुम्हें कम में चाहिए, तुम्हें पूरे न्यूट्रिशन चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तुम समझ लेना ये बात। तो ये ज़रूरी है कि हम वो ही खाना खाएं जो हमारे को ईजिली खा सकें और टेस्ट भी आ रहा है। ऑप्शन होने की बात ही नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन पहली बात तो है भी नहीं, कंपेरेबल ऑप्शन कोई है ही नहीं। सच बात ही है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी, नॉन वेज को वेज से कंपेयर नहीं कर सकते न्यूट्रिशन के मामले में। नॉन वेज बहुत आगे है भाई, बहुत आगे है। देख लेना तुम बाहर जाके, जिसकी भी जो सबसे बेस्ट बॉडीज़ हैं उन्होंने नॉन वेज खा के नहीं बनाया होगा। होंगे अपवाद, होंगे इसके थोड़े बहुत होंगे कुछ लोग, लेकिन अपवाद रियलिटी नहीं होते। ये बात समझ लेना, रियलिटी में और अपवाद में फ़र्क समझना सीखना। एक्सेप्शन बोलते हैं अपवाद को। जो एक्सेप्शनल जो केस होते हैं, एक्सेप्शन जो केस होते हैं, उनको हमें रियलिटी के साथ नहीं अलाइन करना चाहिए। वो क्योंकि कुछ केसेस में होते हैं, वो डिपेंड करता है, वो सबके साथ नहीं हो सकते। समझ लेना ये बात। तो यही है बस, और कुछ नहीं। बाकी आप रैशनल हो, शायद फ्यूचर में आप और ज़्यादा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इजी लाइफ विद केतन बोल रहे हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये बात को मैंने ऐसे उपयोग किया है, जब मैं क्रोनिक डिप्रेशन में था तो मुझे कुछ भी काम करने में फेल्योर का डर लगता था। तब मैंने काम करने में ज़्यादा ध्यान दिया और उसके फल के महत्व को मेरे मन में कम किया। इससे मैं काम ज़्यादा ध्यान से कर पाया तो स्वाभाविक रूप से मुझे फल अच्छा मिला। हाँ, ये अच्छा कमेंट है। पर ये उतना अनकॉमन नहीं है कि तुम बोलोगे कि मैंने ये भगवत गीता से ये सीखा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, और फिर मैंने काम किया बिना फल के, उसके फेल्योर के डर के, फिर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि ये चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ अपनी लाइफ में बहुत सारी, और अपनी ही नहीं, मैं ही नहीं, कोई विदेशी जब आएगा ना वो भी तुमको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे देगा। मैंने इसमें ये जानना चाहा था कि मेरे को कुछ ऐसा बताओ, अनकॉमन, अनकॉमन बताओ।
भैया ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि फेल्योर के डर के बिना मैंने तो काम किया। भैया तुम न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे बहुत अच्छे देश में, इटली में जाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये चीज़ नहीं उदाहरण दे सकता तुम्हें, या ये बात नहीं बता सकता कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट द फेलियर्स एंड फोकस ऑन द वर्क? हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या? तुम सोचो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया यहाँ के लोगों को ही पता है, बस बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं है अभी तक। भैया ये कॉमन बात है, ये बहुत कॉमन बात है। हम्म कि फेलियर का डर का इच्छा मत कर, वो सोचो मत और अपने काम पे फोकस करो। ये कॉमन सेंस से आ जाती है बाबा। नेचुरल इंटेलिजेंस बहुत थोड़ा सा है ये। इसको इम्प्लीमेंट करके तुम ये मत समझो कि भाई ओहो हो मैंने तो ये सीख लिया था और मैं ये कर लिया, ऐसा नहीं है। अनकॉमन नहीं है ये। अगर तुम ये बात बताओगे उनको कि देखो मैंने अपनी महान किताब से मैंने ये महान बात सीख ली, भैया 2 थप्पड़ पहले मारेंगे, वो बोलेंगे इतनी कॉमन बात बोल रहा है यार तू तो। हम आए हैं तुम्हारे देश में कुछ जानने, तुम बोल रहे हो कि महान है तो महान वाला बताओ ना। मैं नहीं बोल रहा ये, वो बोलेंगे तुमको ऐसे। अगर तुम ये बात बोलोगे कि हम ग्रेटेस्ट 5,000 साल पुरानी आसमान से आई हुई किताब में ये लिखा है और मैंने उससे ये सीखा है। हंसेंगे लोग। तुमसे ज्यादा उदाहरण वो दे देंगे फिर इस चीज का, फिर हार जाओगे तुम, बोलोगे हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, ये तो कॉमन सी बात है। मैंने तुम्हें बोला कि भाई अनकॉमन बताओ। इंप्लीमेंट तो तुमने कर लिया, अच्छी बात है, चलो तुमने इस चीज को नोटिस भी कर पाया, गुड। मैं ये कह रहा हूं कि ये अनकॉमन नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन बात है ये। हिल गया ना दिमाग? मैं यही बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं मेस्मराइजेशन। जब तुम किसी चीज को, अथॉरिटी वाइज बोलते हैं कि जब तुम किसी चीज को ऑलरेडी मान लेते हो कि भाई ये तो महान ही है और तुम्हारे दिमाग में है वो महान, तो तुम ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेते हो, पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हो। लॉजिकल मलिक वो पॉइंट का बीच में से काट रहा है, हटाओ इसे, ये है यूजफुल है लेकिन अनकॉमन है, इनको सेपरेट करना सीखो, अलग करो। ये लॉजिकल मलिक बोल रहा है, सेपरेट करो। यूजफुल होना इज नॉट इक्वल टू अनकॉमन। अनकॉमन नहीं है वो यूजफुल हो सकती है। यूजफुल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 48 पावर ऑफ लॉस वो पढ़ी है कई लोगों ने, या बहुत सारी किताबें हैं, सेपियंस पढ़ी होगी, उससे दिमाग खुला होगा। समझ गए? खुल गया दिमाग ना थोड़ा? मैं यही बोल रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग है मतलब तुम्हारी, अगर तुम्हारा थोड़ा दिमाग भी खुला है, तुम समझे हो इस बात को, तो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि तुम अपने विचारों को ही चैलेंज कर रहे हो। लॉजिकल मलिक सुनने वाला हर व्यक्ति अपने ही जो विचारों को चैलेंज कर रहा है वो स्ट्रांग है। क्योंकि भाई तुम सोचो, कोई एक नल्ला सा व्यक्ति बेड में पड़े पड़े कोई ये बात बोल रहा है, वो अपना ज्ञान पेल रहा है, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? और वो भी हमारे विचार के खिलाफ ही बोल रहा है। आधे लोग तो इसी चीज़ में वो हो जाते हैं, तू ज्ञान देगा हमें? अभी तो तेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए, तू कैसे ज्ञान दे सकता है? तेरे को ज्ञान कैसे हो सकता है? वो कॉमन सेंस को गिनते ही नहीं है लाइफ में। वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो सफ़ेद दाढ़ी तो करो, पहले सफ़ेद दाढ़ी करो, पहले कम से कम 50+ दिखाई दो, सफ़ेद दाढ़ी करो पहले, तब बोलना ज्ञान, तभी हम मानेंगे। और फिर वो भाषा भी वही वाली करो, कॉमन भाषा यूज़, मैं कॉमन भाषा यूज़ करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, संस्कृत वाली भी कर सकता हूँ, मैं हैवी इंग्लिश हैवी हिंदी भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं हैवी इंग्लिश भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं कॉमन भाषा में इसलिए बोलता हूँ कि उसका फ्लो जो है ना वो एकदम फाड़ फ्लो होता है मेरा, मेरी भाषा में। वो भी, और फिर मैं मानता हूँ कि हमें जब रियल बात को भाषा से सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाषा से सजाने की ज़रूरत उनको पड़ती है जो ज़्यादा ज्ञानी बनने की दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बोल रहा था, अप्पो दीपो भवा, अप्पो दीपो भवा, अपना ज्ञान स्वयं, अपना दीपक खुद जलाएं, अप्पो दीपो भवा। एक वीडियो में बोल रहा था मैं, वो कमेंट कर रहा था, भैया मैं बोल रहा हूँ कि तुम बताओ कि तुमने क्या सीखा, तुम अपनी नेचुरल भाषा में बताओ, अप्पो दीपो भवा। दूसरी भाषा क्यों यूज कर रहे हो तुम नॉर्मल वे में करते हो क्या वो भाषा यूज? ये तो तुम मेस्मराइज करने की कोशिश कर रहे हो ना हमें, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या?
भाई कोई कैसी लैंग्वेज में बात करता है वो तुम बात करो। मैंने जब सिंपल भाषा में पूछा तो तुम सिंपल भाषा में बताओ क्या सीखे हो तुम। अप्पो दिप्पो भवा। बहुत हंसी आती है मेरे को ऐसे जो संस्कृत के श्लोक लाएंगे या वो लाएंगे बीच बीच में, बड़ी हंसी आती है भाई। मैं तो ये सोचता हूँ कि कॉन्शियसली नहीं, कभी कभी ये अनकॉन्शियसली भी इनको शायद खुद ही ना पता चलता हो कि भैया तुम जो भाषा यूज कर रहे हो ये तुम्हारी भाषा है ही नहीं। जब भी तुम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो ज्ञान को। देखो मैंने ये बुक में ये पढ़ा था और अप्पो दिप्पो बाबा ऐसी भाषा यूज कर लूंगा तो भाई ओ मेरा ज्ञान का वो पहले ही झंडा हो जाएगा। ओ भाई कुछ तो हैवी बोल दिया भाई, अप्पो दिप्पो बाबा, वाह। ट्रांसलेट करो तो कुछ नहीं निकलता है। ट्रांसलेट करके देखो अभी इंग्लिश में, कुछ भी नहीं निकलेगा। मतलब अपने ज्ञान का दीपक स्वयं जलाएं। मतलब यू हैव टू गेन योर ओन, यू हैव टू गेन योर नॉलेज ऑन योर ओन। कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत ही सिंपल बन गया ये अब। सिंपल भाषा में इसका कोई वजन नहीं है तो दूसरी भाषा का शब्द ले आ दो, अप्पो दिप्पो भवा, अप्पो दिप्पो भवा। किसको मैस्मराइज कर रहे हो भैया? मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे दिमाग में पत्थर हो चुका है सब। किसी बात से मैस्मराइज नहीं होता लॉजिकल मलिक अब। अब देखो। कोई संस्कृत की लाइन ले आएंगे, कुछ बोल देंगे। भाई ट्रांसलेट करो तो बहुत ही कॉमन बात है वो। जब कॉमन है तो अपनी भाषा में ही बोलना भाई। मैंने सवाल भी तो अपनी भाषा में ही तुम्हें पूछा, मैंने बस सिंपल बात बोली कि भाई ऐसी कोई बात बताओ जिसको तुमने इंप्लीमेंट कराओ अपनी लाइफ में। तो बोले अप्पो दिप्पो भवा। अबे यार हद होती है भाई। इन्फीरियोरिटी भी दिखाता है ये तुम्हारे ज्ञान की कि तुम सजा रहे हो उसको, दूसरी लैंग्वेज से अलंकृत कर रहे हो उसे, ताकि सामने वाले को वैसे इंप्रेशन जाए भाई कुछ तो बोला है भाई, कुछ तो बोला है भाई। दूसरी भाषा का है समझ नहीं आया पर कुछ तो बोला है भाई। अरे भैया किससे बात कर रहे हो? जाओ यार, तुम आज मेरा हंसी का मूड हो रहा है, पूरी वीडियो में हंसी हंसी में निकल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब है, कॉल करना, इंस्टाग्राम है। ज़्यादा मैस्मराइज मत हो ना कभी भी किसी से।